Good morning, Subir. Good morning, Subir. गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है? हाँ मैम आगे। अच्छा अच्छा देखो लास्ट क्लास में हम लोग ये एक्सरसाइज बी कर रहे थे, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन कंप्लीट हो गया था, एक्सरसाइज बी कर रहे थे, इसी को कंटिन्यू करेंगे, फिर कोरिलेशन रिग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने देखो कहाँ तक किया था, क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 से करेंगे। ये सेट ए और बी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ही हमारे एग्जाम में आता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या बोला है, द मीन डेविएशन अबाउट मोड। नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा है मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन पढ़ा है, बट अबाउट मोड नहीं पढ़ा है। फिर भी यहाँ पर बोला है तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं सेम अप्रोच को अप्लाई करके, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसा होता था, मीन डेविएशन अबाउट मीन का मतलब था हमें मीन कैलकुलेट करना है एंड में, तो समेशन एक्स होता है, एक्स के जगह यहाँ पर मॉड्यूलस में एक्स माइनस एक्स बार होता था, ठीक है। हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब गैप होता है, वो कैलकुलेट करने हैं एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो कि मीन था। अगर हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालते थे तो वो कैसा होता था, ऐसे, ठीक है, ये मीडियन हो जाता था और यहाँ पर एन। अब हम लोग अगर मीन डेविएशन अबाउट मोड निकालेंगे, जो कि हमारे पास डायरेक्टली वहां तो नहीं था बट क्वेश्चन में दिया है, तो सेम चीज को अप्लाई करेंगे, मीन निकालना है, ठीक है, बट डेविएशन का मोड से, ठीक है, मोड से डेविएशन निकालना है, तो एक्स माइनस मोड कर दो, ठीक है, ये चीज अप्लाई करेंगे। अब रहा बात मोड का, मोड कैसे कैलकुलेट होता है, ये हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में देख चुके हैं। मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर। अब यहाँ पर नंबर क्या है, 4/11, ये देखो 4/11, 6/11, 8/11, यहाँ पर लिखते हैं 4/11, 6/11, 8/11, 9/11, 12/11, 12/11, 8/11, ठीक है। अच्छा इसमें से मोड कौन सा है, मोड का मतलब क्या होता था, मोस्ट रिपीटेड नंबर, तो रिपीटेड नंबर तो एक ही है, 8/11। अब हम लोग को करना क्या है, एक्स माइनस मोड निकालना है। अब एक्स हम लोग का क्या क्या है, एक्स है हम लोग का 4/11, 6/11, 8/11, 8/11, 9/11, 12/11, 9/11, 12/11 और 8/11, ये हम लोग का एक्स है। हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, मॉड्यूलस में एक्स माइनस मोड का कैलकुलेशन करना है। मॉड्यूलस में देने से क्या होगा, माइनस कुछ मायने नहीं रखेगा, तो 4/11, ये देखो 4/11 माइनस 8/11 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4/11 ही होगा, ये दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो 6/11 माइनस 8/11 ये हो जाएगा 2/11, ठीक है। 8/11 माइनस 8/11 ये 0 हो जाएगा। 9/11 माइनस 8/11 ये 1/11 हो जाएगा। 12/11 माइनस 8/11 ये हो जाएगा 4/11। इधर 8/11 माइनस 8/11 ये हो गया 0। अब करना क्या है, देखो समेशन, समेशन मतलब टोटल, तो ये कॉलम का हम लोग टोटल करेंगे, समेशन ऑफ एक्स माइनस मोड का। तो टोटल करने से सब जगह नीचे सब में डिवाइडेड बाई 11 है, 1/11 कॉमन ले लो, बाकी ऐड कर लेते, 4 + 2 6, 7, 7 और 4 हो जाएगा 11, 11/11, तो ये आ जाता है 1, ठीक है। अब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये वाला एक्स माइनस मोड डिवाइडेड बाई एन, तो 1/n का मतलब हाउ मेनी नंबर्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1/6। देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन था कि नहीं हमारा, हाँ है, 10 का ए हो जाएगा, ठीक है।
तो हम लोगों ने भले ही नहीं किया हो, लेकिन हम लोगों ने तो डेफिनेशन पूरा डिटेल्स में समझा था कि मीन डेविएशन अबाउट मीन या मीडियन क्या होता है, तो मोड भी उसी लॉजिक से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, बोल रहा है व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 55,999,05,10,10। ठीक है, तो x, ये सब x है, x में बोला है 55,999, 10, 5, 10, 10, 10, 5, 10, 10। अब देखो, इसको डायरेक्टली चाहे तो हम लोग ये वाले फॉर्मूले में करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। और अगर इसको एक्स और एफ में कन्वर्ट कर लेते हैं, एक्स और एफ कॉलम का मतलब यहाँ पर फिर 5 हो जाएगा, 1 2 3, 3 टाइम्स, ठीक है, 9 हो जाएगा, 3 टाइम्स 10 हो जाएगा, 3 टाइम्स। देन हम लोग एफ एक्स का फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं, फिर यहाँ पर हो जाएगा समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एफ माइनस समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ टू दी पावर 2। अब देखो एमसीक्यू है, जैसा करना चाहो वैसा कर सकते हो, ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, दोनों तरीके से आंसर होगा। तो हम ये यही वाला लगा लेते हैं, इससे देखो जल्दी हो जाएगा। यहाँ पर 25, 25, 81, 81, 81, 100, 25, 100, 100, ठीक है। इसका टोटल करेंगे समेशन एक्स, इसका टोटल करेंगे समेशन एक्स का स्क्वायर। तो समेशन एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 3 टाइम्स है, ठीक है, तो 15। और यहाँ पर ये देखो कैलकुलेट कर देते हैं, 15 प्लस 30 प्लस 27, समेशन एक्स हो जाएगा 72। 72 हो जाएगा, एक बार देख लेते, 5 5 10, 27, 40, 20, 30, 40, मतलब 27 प्लस 30, 144 हो रहा है। अच्छा, 144 नहीं, कुछ गलत हो गया होगा, 72 ही होना चाहिए। 15 प्लस 27 प्लस 72 ही होगा, 10 10 20 30, 30 और ये 5 5 10, 40 40 और यहाँ पर 27 और प्लस 5, हाँ 72 ही आएगा। एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 25 3 टाइम्स है, 25 इंटू 3 कर लेते 75, 81 भी 3 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 243, ऐड कर लेते 243, और 100 3 टाइम्स है 300, तो ये हो गया 618 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 618 डिवाइडेड बाई एन का मतलब जितने सारे नंबर है, एन कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9 होगा, ठीक है। यहाँ से भी देख के करो तो एन 9 ही होगा, कैलकुलेट करके देख सकते। और समेशन एक्स मतलब 72/9, इसका होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ रहा है 68.666। 618/9 माइनस ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर मतलब 64, तो इस पे माइनस 64 लगा लेते, जितना भी आया उसका कर लेंगे रूट। 2.16 आंसर आ रहा है, 2.16। देखते कैसे आंसर दे रखा है। अच्छा, ये रूट के फॉर्म में दे रखा है, रूट के फॉर्म में देख लेते कैसे होगा। अच्छा, ये तो मैंने इस तरह से निकाला है, अगर हम लोग इसको अलग तरीके से सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 4 रह जाएगा, तो 618, और ये है मेरा, अच्छा ये 9 है, 9 है, तो 64, 64 इंटू 9, 576 माइनस 618, 42, 42/9 हो जाएगा, मतलब √42/3, ऐसा एक ऑप्शन था, देख लो, √42/3 मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसको चेंज करके फॉर्मेट, या फिर यहाँ से चेक कर सकते हैं कि किसका आंसर हमारे रूट के साथ जाता है। जैसे देखो 14 रूट करोगे तो 3.7 आ रहा है, लेकिन पॉइंट के हिसाब से हम लोग का आंसर 2.6 आया, तो ये नहीं होगा। दूसरा ट्राई करते हैं, ये देखो 42 का रूट डिवाइडेड बाई
3 चेक करते कितना आता है, ये देखो 2.16 आ रहा है, मतलब ये और ये आंसर सेम है, तो वैसे भी मैच कर सकते या फिर आंसर को ही उसके हिसाब से ट्रांसफर कर सकते जैसा ऑप्शन है। अच्छा नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ द मीन एंड एसडी ऑफ एक्स आर a and b respectively, then sd of x minus a divided by b, मीन एंड एसडी ऑफ एक्स, ठीक है, मीन ऑफ एक्स और एसडी ऑफ एक्स ऐसे बोला है, मीन एंड एसडी ऑफ एक्स आर ए एंड बी, ये है ए और ये है बी, देन एसडी ऑफ एक्स माइनस ए बाई बी, हम लोग को पूछा है एसडी ऑफ एक्स माइनस ए बाई बी, हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई बी, तो हम लोग बोल सकते हैं हमें पूछा गया है एसडी ऑफ y कितना होगा, सिंपल ऐसे हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग को एक फॉर्मूला बताया गया था, ये देखो अगर y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स होता है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये भी एक y वाला इक्वेशन है, उस केस में एस डी ऑफ वाई सिर्फ स्केल चेंज से इंपैक्ट होता है, तो मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स होता है, तो एस डी ऑफ वाई कैलकुलेट करना है हम लोग को, मॉड ऑफ बी, यहाँ पर एस डी ऑफ एक्स हम लोग को पता है एस डी ऑफ एक्स बी है, ठीक है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, मॉड ऑफ बी, तो बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको देखते हैं, देखो y इक्वल टू कैसे हो जाएगा, x बाई बी माइनस ए बाई बी, तो इस केस में a प्लस बी एक्स, तो यहाँ पर अगर हम लोग कंपेयर करें y के साथ, ये देखो इस इक्वेशन के साथ अगर कंपेयर करें जो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, यहाँ पर हम लोग का क्या आ रहा है, y इक्वल टू a का मतलब माइनस ए बाई बी और प्लस बी एक्स मतलब 1 बाई बी इंटू एक्स, तो एक्स में बी का वैल्यू कितना आ रहा है 1 बाई बी, ठीक है, ऐसे चेक करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हम लोग का यहाँ पर बी का मतलब प्लस 1 बाई बी और ए का मतलब माइनस ए बाई बी, तो बी का मतलब प्लस 1 बाई बी, ठीक है, वैसे मॉड में तो प्लस ही रहेगा, कैसे भी कर लेते हैं, तो ये हो गया 1, ऑप्शन बी, 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर देखो, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब सी भी पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब हम लोग को सी भी पूछा है, तो सी बी ऑफ क्या पूछा है 53, 52, 61, 60, 61, 60 और 64। अच्छा अब हम लोग सी बी निकालने का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग एस डी का स्क्वायर कर देंगे सी बी मिल जाएगा, मतलब एस डी निकालेंगे तो सी बी ऑटोमेटिक निकलेगा। अब एस डी अभी भी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था 53, एक्स का वैल्यू लिख लेते हैं, ये सबको एक्स में असाइन करवा दिया, एक्स का स्क्वायर निकाल लेंगे, एस डी का मतलब होता है रूट ओवर ऑफ समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन देखो कैलकुलेटर है तो उतना भी कुछ टाइम हमें नहीं चाहिए, ये देखो ये हो गया 2809, अच्छा इसके बाद 52 का स्क्वायर 52 इंटू इक्वल टू 2704, फिर है 61 का स्क्वायर 61 का स्क्वायर 3721 3721 और 60 का स्क्वायर ये क्या बोल 60 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर तो 3600 होगा और 64 का स्क्वायर कुछ गलत हो गया 64 का स्क्वायर 4096, इसका टोटल कर लेंगे 4096 प्लस 3600 प्लस 3721 प्लस 2704 प्लस 2809 16930, ठीक है, और x का समेशन x ये हो गया समेशन x का स्क्वायर, समेशन x हो गया 53 52 प्लस 61 प्लस 60 प्लस 64,
290। अब इसको हम लोग पुट करते हैं। ये पहला वाला है 16930 डिवाइडेड बाई n, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स है। और ये है समेशन 290/5, इसका होल स्क्वायर। अच्छा 290 डिवाइडेड बाई 5 कर लेते, कितना हो गया 58। 58 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3364। और ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि पीछे 0 है। 3386 22 22 का रूट 4.69। देखते हैं आंसर किस पैटर्न में दिया हुआ है। ये वाला 4 अच्छा हमें स्क्वायर करना पड़ेगा ना, हम लोग को सीवी निकालने के लिए बोला। ये तो एसडी हो गया, एसडी का स्क्वायर। तो सीवी इक्वल टू एसडी स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं सीवी इक्वल टू एसडी स्क्वायर इक्वल टू 4.69 का स्क्वायर। अब देखते हैं कितना होगा इनटू, यहाँ पर सिर्फ 2 डिजिट ले लेते हैं, 4.69 इंटू 4.69। 21.9961। देखते हैं कौन सा ऑप्शन के साथ जा रहा है। 21.9961। अच्छा मेरा तो 21 आ जा रहा है, यहाँ है 20 है। ओ सॉरी, मुझे सीवी निकालने के लिए बोला है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए बोला है। तो इसमें सीवी का मतलब तो ऐसा थोड़ी होता है, मैंने गलत कर दिया ना। सीवी का मतलब होता है, ये तो मैंने वेरिएंस कर दिया, ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस है। वेरिएंस इक्वल टू, ये देखो वेरिएंस, तुम लोगों ने भी कुछ नहीं बोला। वेरिएंस इक्वल टू एस डी स्क्वायर होता है, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, एस डी बाई मीन इंटू 100। एस डी बाई मीन इंटू 100। तो 4.69 इंटू 100, और मीन का मतलब ये वाला वैल्यू, ये 290/5, ये मीन का वैल्यू हो जाएगा समेशन x बाई एन। 290/5 कितना होगा, फिफ्टी एट। तो 4.69 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 58। सही आ रहा है हम लोग का 8.08। देखते हैं कोई ऑप्शन के साथ हो रहा है कि नहीं। 8.086, 8.09, तो यही वाला होगा। ठीक है 8.086 है तो 8.09 बोल सकते हैं। 8.09 ऑप्शन ए हो जाएगा, 8.09। If SD of x is 3, what is the variance of 5 minus 2x? अब देखो वेरिएंस पूछा है, जो तब कंफ्यूजन हुआ था ना, ये देखो कंफ्यूजन नहीं, मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, एक्चुअली सीवी है ये। एस यहाँ पर वेरिएंस नहीं पूछा था, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। एसडी ऑफ एक्स 3, एसडी ऑफ एक्स ये बताया गया है हम लोग को 3। अच्छा इसके बाद बोल रहा है वेरिएंस ऑफ 5 माइनस 2x, पूछ रहा है वेरिएंस ऑफ 5 माइनस 2x। ठीक है, लेट y इक्वल टू 5 माइनस 2x। हम लोग ये एजम्पशन ले लेते हैं कि y इक्वल टू 5 माइनस 2x है, तो हमें पूछा क्या है फिर, इसका मतलब वेरिएंस ऑफ y पूछा है, ये कितना होगा। ठीक है, अच्छा तो वेरिएंस जो है वो एस डी का स्क्वायर होता है, तो हम लोग यहाँ पर पहले एस डी निकाल लेते हैं। ऐसे ये देखो हम लोग को पता है कि एस डी ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स होता है। ठीक है, एस डी ऑफ एक्स हमें गिवन है 3। इस इक्वेशन से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि बी कितना है, इसमें ए इतना है और बी जो है वो हम लोग का -2 है ना। तो मॉड में -2, अब मॉड के बाहर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 हो गया। तो ये क्या निकल के आ गया, एस डी ऑफ वाई। देयरफॉर वेरिएंस ऑफ वाई क्या हो जाएगा, वेरिएंस ऑफ वाई हो जाएगा 6 स्क्वायर यानी कि 36। 14 का आंसर देखते हैं, 36 ऑप्शन ए। ये देखो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 14। ठीक है, अच्छा अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15।
इसमें क्या बोला है देखो, इफ x एंड y आर रिलेटेड बाय 2x + 3y + 4 = 0 एंड SD ऑफ x इज 6, देन SD ऑफ y। ठीक है, हम लोग को SD ऑफ x दे रखा है, SD ऑफ y कितना होगा ये पूछ रहा है, और x और y कैसे रिलेटेड है, 2x + 3y = 4, 2x + 3y = 4 दे रखा है। अच्छा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें y = a + bx फॉर्म में इसे ट्रांसफर करना चाहिए, तो ऐसे हो जाएगा, y इधर रखेंगे। अच्छा, ये 3 इधर जाएगा क्योंकि सिर्फ इधर y रखना है, तो 4/3 हो जाएगा और -2/3x। ठीक है, तो y = a + bx, तो ये a हो गया, a का वैल्यू +4/3 और b का वैल्यू -2/3। ठीक है, अच्छा अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। SD ऑफ y = हम लोग को पता है mod ऑफ b इंटू SD ऑफ x होता है, mod ऑफ b का वैल्यू -2/3, SD ऑफ x हम लोग का हो जाएगा 6, ये गिवन है, 2/3 इंटू 6, मॉड के बाहर आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये 4 हो जाएगा। देखते हैं 15 का आंसर 4, हाँ ऑप्शन बी 4 है। अब 16th नंबर देखो, द क्वार्टाइल ऑफ वेरिएबल्स 45, 52 एंड 65 रेस्पेक्टिवली इफ क्वार्टाइल डेविएशन इज। अच्छा, यहाँ बोल रहा है कि क्वार्टाइल्स, अगर कोई वेरिएबल का क्वार्टाइल्स इस तरह से, अब ये कौन कौन सा क्वार्टाइल दे रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि मेनली हम लोग का 3 क्वार्टाइल ही होता है। तो पहला क्वार्टाइल, अब देखो लाइन बाय लाइन ही बोला होगा 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते, Q1 बोल रहा है 45, Q2 यानी कि जो मीडियन भी कहलाता है ये हो गया 52, Q3 65। ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा, हम लोग को बोल रहा है क्वार्टाइल डेविएशन क्या होगा। क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब क्या होता है, Q3 - Q1। ठीक है, सेम ही क्वार्टाइल रेंज होता है ना, क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन पूछ रहा है, तो Q3 का कितना है 65, Q1 कितना है 45 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 20/2 यानी कि 10। 16 का आंसर 10 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, 16 का आंसर 10 यानी ऑप्शन ए हो गया। आसान है, देखो फिर 17 नंबर में क्या बोला है, इफ x and y are related as 3x + 4y = 20 and quartile deviation of x is 12, then quartile deviation of y। अच्छा, QD of x हम लोग को बताया है 12, पूछ रहा है QD of y क्या होगा ये बताओ। अगर इक्वेशन क्या है 3x + 4y = 20, इसको हम लोग y = a + bx फॉर्मेट में डालेंगे, तो y = a और इधर ये मतलब 20 - 3x, तो y = 20/4 - 3/4x। तो इसके हिसाब से यहाँ पर y का वैल्यू हो गया 5 - 3/4x। तो a का वैल्यू है +5, b का वैल्यू हो जाएगा -3/4। ठीक है, अब क्वार्टाइल डेविएशन में भी वैसे ही होगा, QD ऑफ y सेम होगा। डिस्पर्सन, सारे डिस्पर्सन स्केल चेंज में इंपैक्टफुल होता है, तो सिर्फ स्केल चेंज ही यहाँ पर आएगा। QD ऑफ x, तो मॉड ऑफ b में आ गया -3/4, ये 12, तो 3/4 इंटू 12 9। ठीक है, तो 9 का मतलब हम लोग का आंसर डी हो गया, 17 का आंसर डी। चलो 18, if x and y are related by y = 2x + 5, SD and AM of x are known to be 5 and 10 respectively, then coefficient of variation, मतलब हम लोग को पूछ रहा है कि CV बताओ। CV का मतलब होता है SD by मीन इंटू 100, ये कितना होगा हम लोग को पूछ रहा है, और इंफॉर्मेशन दे रखा है y = 2x + 5, एक तो ये x और y का रिलेशन बता रखा है। SD एंड AM ऑफ x, मतलब SD ऑफ x, AM ऑफ x, ये दोनों भी हमें गिवन है। AM और SD है 5 और 10, 5 और 10। हम लोग को पूछा है CV बता दो, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो CV कितना हो जाएगा SD बाई मीन इंटू 100। कुछ करना ही नहीं है, काफी आसान सा एक क्वेश्चन दे रखा है, SD बाई मीन इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर
50, 18 का आंसर 50 हो जाएगा। अच्छा ये 18 नहीं है, सॉरी, ये मैंने 18 लिख दिया बट कर दिया 19 वाला। 18 वाला बाकी है, अच्छा ठीक है, 19 वाला कर लिए तो पहले यही वाला देख लेते। 50%, अच्छा 50% तो मेरा आया नहीं। Then x and y are related. SD and AM of x are known, x are to be known 5 and 10. Then coefficient of variation. अच्छा CV of x निकालना है कि CV of y, ये तो बोला नहीं है। CV of x निकाला मैंने, आंसर कुछ मैच नहीं हुआ, तो हमें शायद CV of y बोल रहा होगा। ठीक है, तो CV of y चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, SD of y और मीन ऑफ y इंटू 100, जैसे यहाँ पर SD of x और मीन ऑफ x यूज किया। ठीक है, अभी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा एस डी ऑफ वाई। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, एस डी ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स। ठीक है, अच्छा एस डी ऑफ एक्स 5 है, मॉड ऑफ बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी एक्स मतलब 2, तो ये हो गया 10। तो एस डी ऑफ वाई 10 पता चल गया। अब मीन निकालेंगे। मीन का क्या होता है, ऐसे होता है, मीन ऑफ वाई इक्वल टू, ये लास्ट दिन ही हम लोग कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन, मीन ऑफ वाई इक्वल टू ऐसा था। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू एक्स बार, है ना। तो यहाँ पर 2 इंटू एक्स बार का मतलब यहाँ पर 10 है, तो 5 प्लस 20, 25। तो ये लिखेंगे 25 इंटू 100, तो 25 4 100 होता है, तो 40%। देखते हैं 40% आंसर है। 40% है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 40% आंसर है। देखो यहाँ पर हमें क्लियरली नहीं बोला था कि सीवी ऑफ एक्स निकालना है कि वाई निकालना है, लेकिन मैंने पहले सीवी ऑफ एक्स निकाल लिया, उस हिसाब से क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। बोला नहीं था इसलिए मैंने एक्स ही निकाला। अब यहाँ पर आंसर मैच नहीं हुआ तो वाई निकाल के देख लिया हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट 18 करेंगे, ये 19 था, ये बाई चांस मैंने पहले कर दिया। 18 करना है। 18 में if the SD of the first n natural numbers is 2, then the value of n। अच्छा, तो SD बोला है फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला ऐसा था, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। अगर याद है तो हम दिखा देते, जो हम लोगों ने SD का प्रॉपर्टी किया था, अब यहाँ लिखा था कि नहीं मुझे तो उतना याद नहीं आ रहा है, या फिर लिखा तो था, ये कंबाइंड मीन, इसके पहले वाला जो स्लाइड था उसमें हम लोगों ने देखा था कि एसडी ऑफ दो फॉर्मूला था, मेन दो फॉर्मूला था, एक था एसडी ऑफ टू नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, और एक था नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का इस तरह से होता है। अच्छा यहाँ पर बोला है एसडी ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स इज 2, तो इसका एसडी बोल रहा है कि 2 है। ठीक है, तो 2 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है एन का वैल्यू क्या होगा, तो बोथ साइड स्क्वायर कर लेंगे। फोर इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। एन स्क्वायर 48 प्लस 1, एन स्क्वायर इक्वल टू 49, देयरफॉर एन इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 49 यानी कि 7। ठीक है, एन का वैल्यू 7 हो जाएगा। हम लोग को एन का वैल्यू पूछा गया था बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो 18 का आंसर भी हो गया, 19 मैंने पहले ही कर लिया। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, द मीन एंड एसडी फॉर ए बी एंड 2 आर 3 एंड 2 बाई रूट 3। बोल रहे हैं एसडी फॉर ए एंड बी। अच्छा, तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा। एसडी क्या होता है, एसडी का मतलब होता है ऐसे, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग को क्वेश्चन में बोला है, देखो मीन एंड एसडी फॉर ए बी एंड 2 आर 3 एंड 2 बाई 3, मतलब ये 3 नंबर हैं ए बी और 2। ठीक है, ये 3 नंबर का जब एसडी निकला तो वो 3 आया, और मीन निकला तब 3 आया। ये मीन क्यों, पहले मीन लिखा हुआ है, और एसडी 2 बाई 3 हुआ, तो ए बी का वैल्यू क्या होगा ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये एस डी का वैल्यू हमें बोल रहा है 2/3, तो यहाँ पर हम 2/3 लिख लेते हैं, 2/3। और
एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स का स्क्वायर कैसे होगा, ये देखो एक्स का वैल्यू क्या बोला है, ए बी और 2, ये 3 नंबर बताया है हम लोग को। अच्छा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर और 4, ए प्लस बी प्लस 2 समेशन एक्स, ठीक है। अच्छा, अब समेशन एक्स का स्क्वायर मतलब 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, 3 नंबर है। और समेशन एक्स का मतलब ए प्लस बी प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। अब बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये हो गया 4 और यहाँ पर 3 हो गया, और ये 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस ए प्लस बी प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर, अच्छा ये मीन भी बता रखा है, ये देखो मीन, मीन बता रखा है कितना है, 3 है। मीन का मतलब हो जाएगा, ये देखो समेशन एक्स बाई एन, ये हम लोग को 3 बता रखा है, ठीक है। अच्छा, तो इसका वैल्यू हम लोग इसकी जगह 3 भी लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग इसका वैल्यू 3, मतलब पूरा मीन का वैल्यू ही 3 है। ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, ये तो स्क्वायर होगा, ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 ही आएगा, ऐसा क्वेश्चन हमें बताया है। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 हो गया। अच्छा, अब ये हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखो ये ऐसे करते हैं 4/3 और यहाँ पर 4 ए स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 9 माइनस 4/3। ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस इधर है, इधर आएगा तो माइनस, मतलब कॉमन लेके मैंने बोथ साइड प्लस कर दिया। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3, और ये हो जाएगा 27 प्लस 4 मतलब 31। अब दोनों साइड से 3 एलिमिनेट कर दो, दोनों साइड से 3 एलिमिनेट कर दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 31। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 31 माइनस 4, 27। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 27, ठीक है। और ए प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू कितना होता है, ए प्लस बी प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 3 होता है, क्योंकि समेशन एक्स का मतलब ये हो गया डिवाइडेड बाई एन मतलब 3 इक्वल टू 3 होगा। तो ए प्लस बी प्लस 2 इक्वल टू 9, ए प्लस बी इक्वल टू 9 माइनस 2 मतलब 7, ठीक है, 7 हो जाएगा ए प्लस बी। तो 7 का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 27 माइनस 49। तो 27 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2, तो ए बी का वैल्यू 11 आ गया, ठीक है। अब इसमें पुट करेंगे, ए बी का वैल्यू 11 आ गया, तो यहाँ पर पुट करके देखना पड़ेगा। वैसे हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं ऑप्शन से, ये देखो ए बी का वैल्यू पूछा, अच्छा ए बी 11, ए इंटू बी, तो ये ऑप्शन सी हम लोग का आंसर हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 11 हो गया। अच्छा, इसका क्या कोई शॉर्टकट हो सकता था, यहाँ पर हमें 3 कंसेक्यूटिव बोला, एन नेचुरल नंबर्स है कि नहीं वो तो नहीं पता चल रहा है ना, इसलिए हम लोग सॉल्व करके ही देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ए बी बोला है, इससे होता कि नहीं मुझे देखना पड़ेगा। एच डी, इस पे एक बार चेक करके देख सकते हैं हम लोग। एच डी हम लोग को क्या बोला है, एच डी हो जाएगा एन स्क्वायर, यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। एच डी का मतलब ये 2/3 एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। इससे तो एन निकलेगा, हमें तो ए बी सॉल्व करने के लिए बोला है, फिर ए इंटू बी सॉल्व तो करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमें एन स्क्वायर बोला है तो एन ही निकल पाएगा, तो एन तो हमें पहले से ही पता है 3 नंबर है, ए बी और ये, तो इसे ऐसे सॉल्व भी करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चांसेस मुझे नहीं लग रहा है। तो ये 20 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, जो कुछ क्वेश्चंस हम लोग का 1 मार्क का बाकी था, और एग्जाम पर्पस के लिए भी देखे तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। अब हम लोग ये वाला बंद कर देते, और ये जो सेट सी है मैंने पहले भी बोला, ऐसा 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन हमारे एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ये वाला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। अच्छा, तो कोरिलेशन रिग्रेशन का कंसेप्ट जो है, पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो हम लोग का यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है।
यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हम लोग एक ही वेरिएबल को लेके डिस्कशन कर रहे थे। अब हम लोग करेंगे बाइवेरिएट डेटा एनालिसिस। बाइवेरिएट डेटा का मतलब होता है दो वेरिएबल को साइमल्टेनियसली एक साथ लेके काम करना। अब दो वेरिएबल को एक साथ लेके काम करने का मतलब जो कंसेप्ट है वो क्यों आया? वो इसलिए आया, जैसे मान लो कोई अपने जैसे मान लो अगर ऐसे पता करना है कि मुझे अगर इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ का करना है, मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, या फिर मेरा रिटर्न मुझे चाहिए 13%, तो मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में। ये सब जो क्वेरीज है इसका आंसर मतलब एट ए टाइम दो वेरिएबल्स का आंसर पाने के लिए हमें बाइवेरिएट डेटा एनालिसिस करने आना चाहिए। ठीक है, तो कोरिलेशन रिग्रेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाइवेरिएट डेटा। बाइवेरिएट डेटा when data are collected on two discrete variables simultaneously. They are known as bivariate data। ठीक है, अगर हम लोग x भी x के साथ साथ y मतलब एक वेरिएबल x, ऐसा तो हम लोग x के साथ ही अभी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देख लो, डिस्पर्सन, सब में हम लोगों ने एक ही वेरिएबल का एनालिसिस किया। ठीक है, अब f जो है वो कोई वेरिएबल नहीं है, वो तो हमें कितने टाइम्स x है उसको बता रहा है। ठीक है, हम लोग x को बार बार नहीं लिख के उसको शॉर्टकट कर सकते हैं। बाइवेरिएट डेटा का मतलब है जब हम लोग डिस्क्रीट दो वेरिएबल्स को एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं तब उसे बोलते हैं बाइवेरिएट डेटा। अब डिस्क्रीट वेरिएबल्स तुम लोग को पता है, डिस्क्रीट हम लोग वेरिएबल्स एकदम स्टार्टिंग में जब स्टैटिस्टिक्स का इंट्रो पढ़ रहे थे तब टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स देखा था, दो तरह का होता है, डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस होता है। डिस्क्रीट का मतलब जो इंटीजर वैल्यू हमें देगा, जैसे कि मान लो नंबर ऑफ पेटल्स इन फ्लावर्स, ठीक है, नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट इन एन एरिया, या फिर मान लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, तो स्टूडेंट्स जो है वो 10 होगा, 15 होगा, ऐसा होगा। वो ऐसा नहीं है कि 10 से 15 के अंदर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि 10.5, ये सब नहीं होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, डिस्क्रीट वेरिएबल। तो ये मैंने पहले भी बताया है, ये सब हम लोग इंट्रो में पढ़ चुके हैं, डिस्क्रीट वेरिएबल। तो दो डिस्क्रीट वेरिएबल को एक साथ कलेक्ट करने का मतलब ही होता है बाइवेरिएट डेटा का कलेक्शन। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइवेरिएट डेटा is called as bivariate distribution। हम लोग स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो अगर हम लोग बाइवेरिएट डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं उसको अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन involving two discrete वेरिएबल्स। ठीक है,
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग करें जहां पर दो वेरिएबल है, जैसे कि x और f और y और f, ठीक है, मतलब x के लिए भी f है, y के लिए भी, तो दो वेरिएबल्स है, उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मार्जिनल एंड कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन और कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, पहले मार्जिनल लिखवा देते हैं। इफ वी मेक separate distribution from bivariate frequency distribution where we take aggregate of only one variable at a time. Total number of marginal distributions इक्वल टू 2 होता है, हम समझा देंगे अभी क्या होता है ये वाला मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। और नेक्स्ट है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन। If we make a separate distribution from bivariate frequency distribution where we take one variable related one class interval of another variable total number of conditional distribution equal to m plus n, m equal to number of row and n equal to number of columns। समझाते हैं, ये सारी चीजों को समझा देते हैं। पहले तो बाइवेरिएट डेटा तो मैंने बता ही दिया। जब हम लोग डेटा जो है दो डिस्क्रीट वेरिएबल पे साइमल्टेनियसली कलेक्ट कर रहे हैं तो उसे बाइवेरिएट डेटा बोलेंगे। जैसे कितना रिटर्न के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसे, ठीक है, या फिर कितना सेल पाने के लिए कितना एडवर्टाइजमेंट का खर्चा करना है। बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन जब हम लोग इस कलेक्टेड डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाते हैं, क्योंकि दो डेटा है इसीलिए बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होगा, मार्जिनल और कंडीशनल। पहले यहाँ पर हम बता देते हैं, ये देखो कैसे करके हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। जैसे ये वाला एग्जांपल अगर देखोगे
बोला है कि प्रिपेयर ए बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी टेबल, इससे हमें बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये हम लोग का बाइवेरिएट डेटा है। क्यों, देखो एट ए टाइम दो डेटा लिखा हुआ है, तो हम लोग पेयर्स में एक्स और वाई लिखते हैं ना, तो जैसे पहले वाला एक्स दूसरा वाला वाई मानेंगे। स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे रखा है, तो ये जो कलेक्शन ऑफ डेटा है ये बाइवेरिएट डेटा है। इसका अगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए देखो यहाँ पर क्या किया गया है, टेक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन फॉर बोथ द वेरिएबल्स, द फर्स्ट क्लास इंटरवल बीइंग 0 to 4। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है इसके लिए जो क्लास इंटरवल लिया गया है वो 0 to 4 लिया गया है, ठीक है, 0 to 4। तो इसका मतलब स्टार्टिंग 0 to 4, मतलब 0 से लेके 4 के अंदर किसको कितना नंबर मिला है, तो उसके बाद वाला हो जाएगा 4 to 8, ऐसा होना चाहिए। देखते हैं, देखो कैसे करके किया है हम लोग, जस्ट एक बार इसको देख लेते, समझ लेते कि कैसे होता है। ये देखो 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, 20 तक ही क्यों किया, ये सब हम लोग बेसिक में पढ़ चुके। 20 ही हाईएस्ट नंबर होगा, इसीलिए ये देखो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर 20 होगा। यहाँ पर ये देखो 15, 13, मुझे 2 के डिजिट वाला तो कोई नंबर नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, मतलब लिमिट 20 तक लगाया गया है, और जो सबसे कम है वो 0 रखा गया है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम लोग को बनाना है, हमें मैथ और स्टैट दो चीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, टेबल फॉर्मेट में। तो रो में हम लोगों ने y को दिखा दिया, कॉलम में हम लोगों ने x को दिखा दिया। ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा x इधर हो y इधर हो, लेकिन नॉर्मली ये फॉलो किया जाता है कि x इधर और y इधर। ऐसा क्यों, जैसे हम लोग जब ग्राफ पेपर में प्लॉटिंग करते हैं तो y को ऐसे लिखते हैं, और x ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस। इसी के कंसेप्ट में हम लोगों का ये किया गया है। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो x का वैल्यू 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, y का भी इस तरह से 20 तक लिया गया है। इधर ये मैथ को डिनोट करने के लिए यूज किया गया, ये स्टैट को। क्या जरूरी है इधर ही स्टैट इधर ही मैथ हो, नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है, इधर चाहो मैथ कर दो इधर स्टैट कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये लिखने के बाद हम लोग कैसे करके इसमें फिलअप करेंगे, तो हम लोग का फिलअप करने का तरीका, जैसे हम लोग कोई भी एक पेयर ले लेते हैं, लाइक ये वाला, जैसे कि 15, 13, 10, 11, ये वाला पेयर ले लेते हैं, 15, 13 और 10, 11, मतलब कोई एक स्टूडेंट होगा जिसका एक्स ये और वाई है, ठीक है। अच्छा, एक्स का मतलब हम लोगों ने स्टैट माना है, तो 15 मिला है स्टैट में, 13 मिला है मैथ में, ठीक है। तो इसका मतलब 15 स्टैटिस्टिक्स कहाँ पर बिलोंग करेगा, 0 to 4 में नहीं होगा, 4 to 8 में नहीं होगा, 8 to 12 में नहीं होगा, 12 to 16 में होगा। और उसी को देखो, साथ साथ हमें दो चीज ध्यान में रखना है, उसी को y यानी मैथ में 13 मिला है, तो वो कौन से वाले जगह पे बिलोंग करेगा, 13 मतलब यहाँ पर बिलोंग करेगा। अब लिखने का तरीका क्या है, हमें ये दोनों का कॉमन पॉइंट देखना पड़ेगा, मतलब ये और ये, ठीक है, ऐसे, मतलब ये वाला जो है ना फर्स्ट स्ट्रोक, ये तो स्ट्रोक होता है, हम लोगों ने पहले भी देखा है, स्ट्रोक, स्ट्रोक से हम लोग ये पता करेंगे कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो इसके लिए हम लोगों ने ये एक स्ट्रोक लगा दी। फिर बोल रहा है 10 x, मतलब जो स्टैट है, स्टैट में 10 मिला है, 10 मतलब यहाँ पर, और उसी को मैथ में 11 मिला है, 11 का मतलब ये यहाँ पर हो जाएगा। तो ये दोनों का कॉमन पॉइंट, मतलब यहाँ पर एक स्ट्रोक लगेगा। इस तरह से पूरा ये बनाया गया। स्ट्रोक का यूज हमें पता है 1, 2, 3, 4 और 5 के लिए ऐसे होता है। फिर यहाँ पर जब सारे स्ट्रोक लगने से टेबल कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग यहाँ पर काउंट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे एक स्ट्रोक तो 1, एक स्ट्रोक 1, एक स्ट्रोक 1, एक स्ट्रोक है 1, 4 स्ट्रोक है 4, 2, 1, फिर 2, ये 5 होता है, ठीक है, ये 4, 3, ऐसे करके अब हम लोग टोटल करेंगे। तो जैसे हम लोग कॉलम का टोटल करते हैं, यहाँ 3 आ गया, 8 आ गया, 15, 14, 10, ठीक है, और ये टोटल। अब देखो ये हम लोग को करना पड़ेगा, करके पूरा देखना पड़ेगा। अगर मतलब चाहो तो अपने इंटरेस्ट के लिए करके देख सकते हो, लेकिन हमें जस्ट समझने से मतलब है, ये बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, दो वेरिएबल्स को एक साथ हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अब इधर देखो ऐसे ऐसे टोटल किया गया 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ये देखो यहाँ पर ऐसे टोटल किया गया, ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो कुछ ऐसे कॉलम वाइज टोटल है और कुछ इधर रो वाइज टोटल है। अच्छा, अब ये टोटल हो गया हम लोग का। ये हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ये एग्जांपल से हम लोगों ने पता कर लिया कि बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करके किया जाता है। अब आ रहा है मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बोल रहा है इफ वी मेक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हम लोग इससे एक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन अगर करना चाहे, where we take aggregate of only one variable at a time, हम लोग एक ही वेरिएबल का एग्रीगेट, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, टोटल कंसीडर करना चाहते हैं, ठीक है, हम लोग एक वेरिएबल का टोटल,
वेरिएबल, तो एक वेरिएबल क्या है, या तो मैथ ले लो या तो स्टैट ले लो, ठीक है। एक वेरिएबल क्या है, या तो मैथ ले लो या तो स्टैट ले लो, और उसका क्लास इंटरवल क्या होगा, दोनों का ही सेम है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर नीचे किया गया होगा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर देख सकते हो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स किया गया है। तो स्टैटिस्टिक्स का जो रेंज है, मतलब जो क्लास इंटरवल है वो कितना है, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 20, 12 to 16, 16 to 20। देखो पहले वही लिखा गया होगा, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20। और ऐसे मार्क्स कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, तो एग्रीगेट कहाँ पर है, ये देखो स्टैटिस्टिक्स का एग्रीगेट ये वाला है, तो ये हो गया 4, 12, 14, 11, 9, ये मैथ का है ना। मैथ ऐसे ऐसे काउंट होगा क्योंकि ये वाई एक्सिस है ना, तो इसीलिए एक्स एक्सिस का मतलब ऐसे काउंट होगा, ये तो एक्स एक्सिस है तो ये ऐसे काउंट होगा ना, मतलब इधर। तो 4, 12, 14, 11, 9, चेक कर लो, 4, 12, 14, 11, 9, ये हो गया। ये क्या बन गया, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग और भी एक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, तो और एक मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा फॉर मैथ्स, ठीक है। जैसे ये स्टैट का हुआ, मैथ्स का हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, ये वाला 0 to 4 ऐसे ही रहेगा, और टोटल में ये चला जाएगा 3, 8, 15, 14, 10, मतलब ऐसे मैथ लिखेंगे। यहाँ पर जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाएगा 3, 8, 15, 14, 10, और ये हो जाएगा 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर वही बोला है, वेयर वी टेक एग्रीगेट ऑफ ओनली वन वेरिएबल एट ए टाइम, एट ए टाइम एक ही ले रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो सकता है, तो हमेशा दो ही होगा, हमेशा दो होगा। मैंने लिखवाया भी दो है, क्यों दो होगा, क्योंकि देखो हमारे पास अगर दो ही वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल को कंबाइनली कर रहे हैं, तो वो बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, अगर सेपरेट करेंगे तो सेपरेट मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो वेरिएबल का सेपरेशन दो ही होगा, ठीक है, काउंट करोगे तो दो ही होगा ना, तो इसीलिए मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा 2 होगा। ये सब जो है एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। अब कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ वी मेक ए सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से सेम चीज, हम लोग अगर एक सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन से, वेयर वी टेक one variable related one class interval of another variable, मतलब ये कैसे होगा, यहाँ पर कंडीशनल मतलब कंडीशन के साथ, मतलब ऐसा कि जिनको मैथ्स में, जिनको मान लो मैथ्स में 0 to 4 मिला है, हम लोग उसके बेसिस में, कंडीशन ये है, हम लोग स्टैटिस्टिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जिनको मैथ्स में 0 to 4 मिला या 4 to 8 मिला। इस तरह से देखो यहाँ पर किया गया होगा, conditional distribution of marks in statistics for students having mathematical marks between 8 to 12। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग statistics का distribution करके दिखाना चाहते हैं उन स्टूडेंटों का जिनको मैथ्स में 8 to 12 मिला है। तो ये देखो मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन तो वही 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16, 16 to 20, लेकिन यहाँ पर उन स्टूडेंटों का नंबर लिखेंगे जिनको मैथ्स में 8 to 12 मिला है। तो मैथ्स में 8 to 12 मिला है, ऐसे कितने स्टूडेंट है, ये देखो मैथ्स में 8 to 12 मिला, ऐसे इतने सारे स्टूडेंट है, 2, 5, 4, 3, 1, ठीक है। चेक करते क्या यही लिखा हुआ है, 2, 5, 4, 3, 1, ये देखो 2, 5, 4, 3, 1 यही लिखा हुआ है। ये हो गया कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कंडीशन के साथ हमें उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है स्टैटिस्टिक्स के लिए, जिन स्टूडेंटों को, मतलब हम लोग कंडीशन क्या रख रहे हैं, जिन स्टूडेंटों को मैथ्स में 8 to 12 मिला है उनका स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा। अब ऐसा कंडीशन बहुत सारा हो सकता है, एक नहीं, जैसे मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन तो दो ही होगा, सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन है बट अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, बट ये क्या है, ये भी सेपरेट डिस्ट्रीब्यूशन है बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो हम लोग क्या क्या कंडीशन निकाल सकते हैं, हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं कि हमें उन सब स्टूडेंटों का स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन लिखना है जिनको मैथ्स में 0 to 4 मिला, तो एक कंडीशन ये। या फिर ऐसा हो सकता है 4 to 8 मिला उनका, या फिर 8 to 12 मिला उनका, या फिर 12 to 16 मिला उनका, या फिर 16 to 20 मिला उनका। अब ऑपोजिट भी हो सकता है, हम लोग इसको कंडीशन रख सकते हैं कि 0 to 4 मिला है स्टैटिस्टिक्स में जिनको, उनका मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिनको 4 to 8 स्टैटिस्टिक्स में मिला है उनका मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिनको 8 to 12 स्टैटिस्टिक्स में मिला है उनका मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 12 to 16 मिला है उनका मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, 16 to 20 मिला है उनका मैथमेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे कितने सारे कंडीशन हो सकते हैं, तो इधर देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 5 कंडीशन है इधर, और इधर भी 5 कंडीशन, मतलब 5 + 5 क्या हो गया, 10 हो गया, ठीक है। 10 ऐसा कंडीशंस इसमें बन सकता है। अब इन जनरल बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, इन जनरल के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ये देखो
यहाँ पर ये टेबल में नंबर ऑफ रो कितने हैं, हम लोग टेबल भी पढ़ चुके बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स में, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। तो कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। कॉलम 5 है, रो देख लो 1 2 3 4 5, ये भी रो हो गया। ये टोटल है, इसका छोड़ो, ये टोटल है, इसको थोड़ी ना काउंट करेंगे। ये तो मतलब इसको प्रेजेंट करने का तरीका है। टेबल जो मेन बॉडी है टेबल का, हम लोगों ने पार्ट्स पढ़ा था ना, फुट नोट होता है, स्टब होता है, बॉडी होता है, ठीक है। तो ये बॉडी जो है 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है, 1 2 3 4 5, 5 रो है, ठीक है। 5 कॉलम है, 5 रो है। रो का मतलब ऐसा, ठीक है, ये सब तो हम लोग टेबल में पढ़ चुके हैं। कॉलम का मतलब ऐसा, ठीक है। तो ये टोटल 10 हो गया। तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पर जब लिखवाया है तो रूल्स ये है कि नंबर ऑफ कॉलम प्लस नंबर ऑफ रो टेबल, तो उसके हिसाब से टोटल कंडीशन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना हो सकता है। ये सब लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में हमें पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, ये जो भी पॉइंट अभी हम बता रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे कोर रिलेशन। चैप्टर का नाम तो था कोर रिलेशन, लेकिन अभी तक तो हम लोग बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, बाइवेरिएट डेटा, बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे कोर रिलेशन। कोर रिलेशन का मतलब क्या होता है, while studying two variables at the same time, if it is found that the change in one variable change in one variable leads to change in the other variable, either directly or indirectly or inversely. Then the two variables are known as no, two variables are known to be associated or correlated, ठीक है। क्या बोल रहे हैं देखो, जब हम लोग दो वेरिएबल्स को लेके स्टडी करते हैं एट द सेम टाइम, तो ये तो होगा ही, क्योंकि अभी हम लोग बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, तो मोर देन वन वेरिएबल होना चाहिए और साइमल्टेनियसली उसे हमें लेना है। इफ इट इज फाउंड दैट द चेंज इन वन वेरिएबल, अगर एक वेरिएबल का चेंजेस जो है लीड्स टू चेंज इन द अनदर वेरिएबल, एक वेरिएबल चेंज होने से अगर दूसरा वेरिएबल भी चेंज हो जाता है, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और इनवर्सली, कैसे भी चेंज हो, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली या इनवर्सली जो भी बोलो, देन द टू वेरिएबल्स आर नोन टू बी एसोसिएटेड और कोरिलेटेड। तो हम लोग बोल सकते हैं ये जो वेरिएबल्स है ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, तभी एक के चेंज के लिए दूसरे का चेंज इम्पैक्टफुल हो रहा है। जैसे देखो इकोनॉमिक्स में तुम लोग पढ़ते हो ना, प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाता है, ठीक है। प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाता है, जनरल रूल बोल रहे हैं, एक्सेप्शन नहीं। तो यहाँ पर प्राइस बढ़ने से डिमांड घट जाता है। सप्लाई में देखो, ये देखो सप्लाई अगर हम लोग का जो है डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगा, ठीक है। डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगा। तो ये देखो ये है डायरेक्टली चेंज हो रहा है, मतलब दोनों एक ही तरह से, ये भी बढ़ रहा है ये भी बढ़ रहा है। इनडायरेक्टली का मतलब एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्टली या इनवर्सली। इसके ऊपर बेसिस करके हम लोग का कितने तरह का कोरिलेशन होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और नो कोरिलेशन होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव कोरिलेशन किसे बोलेंगे, देखो पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब
if two variables move, if two variables moves in the same direction, जैसे कि ये वाला अगर सेम डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है तो दोनों ही बढ़ रहा है, घट रहा है तो दोनों ही घट रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब इफ टू वेरिएबल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है, ठीक है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। ये देखो ये रिलेशन अच्छा है, मतलब ये जिधर जा रहा है ये भी उधर जा रहा है। ये रिलेशन देखो ये इधर आ रहा है तो ये इधर आ रहा है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा ही घटेगा, मतलब प्राइस और डिमांड एक दूसरे के साथ साथ नहीं चल रहे, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ साथ चल रहे, तो कोरिलेशन मतलब रिलेशन अच्छा है। यहाँ पर रिलेशन जो है मतलब खराब, ये जस्ट याद रखने का तरीका, इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। नेगेटिव का मतलब जब हम लोग का ऑपोजिट चेंजेस देखने को मिलता है। और लास्ट हो जाएगा यहाँ पर नो कोरिलेशन। नो कोरिलेशन का मतलब जब कोई रिलेशन नहीं होगा, इफ नो चेंज ड्यू टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर कोई इम्पैक्टफुल नहीं होता है, तब हम लोग बोलते हैं नो कोरिलेशन, ठीक है। अब इसको हम लोग मेजर कैसे करेंगे, इसके लिए क्या क्या मेथड होता है वो हम लोग देख लेते हैं। पहले यहाँ पर लिखते हैं मेजर्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन को कैसे मेजर करें, तो पहले है ए मेजरमेंट और फॉर्मूला that represents the nature or direction and of magnitude और correlation। ए मेजरमेंट और फॉर्मूला, मेजर करने के लिए अगर हम लोग कोई फॉर्मूला यूज करें, मेजरमेंट और फॉर्मूला दैट रिप्रेजेंट द नेचर और डायरेक्शन एंड ऑफ मैग्नीट्यूड और कोरिलेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसा मेजर्स ऑफ कोरिलेशन का मतलब हम लोगों को क्या मेजर करना है, हम लोग को ऐसा कोई मेजरमेंट या फॉर्मूला लेना है जो इसके नेचर को, मतलब दो वेरिएबल्स के नेचर को या फिर डायरेक्शन को या फिर मैग्नीट्यूड, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव है, इससे मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अप हो रहा है डाउन हो रहा है, दोनों अप हो रहा है दोनों डाउन हो रहा है, ऑपोजिटली हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास कितने सारे मेथड है मेजर करने का और किस तरह से वो मेथड को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला मेथड है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम, और इससे हमें क्या होगा, हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग, स्कैटर डायग्राम हमें किस चीज का हेल्प करेगा, ओनली डायरेक्शन ऑफ कोरिलेशन। ये सिर्फ हमें कोरिलेशन का डायरेक्शन बताने में हेल्प करेगा, मतलब अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, ठीक है, या फिर दोनों ही अपवर्ड है दोनों ही डाउनवर्ड है, तो स्कैटर डायग्राम जो मेथड है वो सिर्फ हमें डायरेक्शन बताता है और कुछ नहीं। दूसरा है, दूसरा मेथड लिखते हैं कार्ल पियर्सन्स प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट।
इसका नाम है सेकंड मेथड, ये मेथड 1। मेथड 2 का नाम है कार्ल पियर्सन। इन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था, कार्ल पियर्सन, प्रोडक्ट मूवमेंट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर, प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, ठीक है। इससे हम लोग क्या मेजर कर पाएंगे, डायरेक्शन एज वेल एज, ये थोड़ा सा इम्प्रूव्ड है, बेस्ट यही है बेसिकली, अभी हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन बेस्ड एंड एक्यूरेट मेथड, यही सबसे बेस्ट और एक्यूरेट मेथड माना गया है। तो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में स्टैंडर्ड डिविएशन, वैसे यहाँ पर कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट। अच्छा, नेक्स्ट है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट। इसमें क्या पता चलता है इस मेथड के थ्रू से, डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन यूजफुल फॉर एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट हम लोग एकदम बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं। एट्रीब्यूट का मतलब जो जेंडर वगैरह होता है, ठीक है, या फिर जैसे कुछ एट्रीब्यूट का मतलब जेंडर हो सकता है, या फिर कोई सिटीजनशिप, मतलब कौन, सॉरी सिटीजनशिप बोल रहे, कौन किस देश का है, ठीक है, जैसे कि कोई इंडियन है, कोई चाइनीज है, तो ये सब क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है, जो कैरेक्टर या नेचर को बताता है। तो उसको मेजर करने के लिए स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट यूज किया जा सकता है। फिर है कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। इससे क्या पता चलता है, डायरेक्शन, यहाँ पर भी 1 2 3 लिख देते हैं, ये 1, ये 2, ये वाला 3 और ये 4। डायरेक्शन एज वेल एज स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन ओनली प्रेफर्ड फॉर डायरेक्शन एंड नॉट डायरेक्शन एंड नॉट मैग्नीट्यूड। ये भी स्ट्रेंथ बताता है, ठीक है, डायरेक्शन और स्ट्रेंथ बताता है, लेकिन ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है, मैग्नीट्यूड यानी प्लस माइनस को इग्नोर कर देता है, ठीक है। तो ये हम लोग जब करेंगे मैथमेटिकली तो समझ में आएगा कैसे करके प्लस माइनस इग्नोर्ड हो जाता है। क्विकेस्ट मेथड, तो सबसे फास्ट जो है वो यही वाला है, अगर एमसीक्यू में हमें पूछ ले क्विकेस्ट मेथड कौन सा है। अच्छा, अब हम लोग पहले ये स्कैटर डायग्राम को समझते हैं। देखो स्कैटर डायग्राम कैसे होगा, जैसे अगर हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं, मैंने यहाँ पर 3 वैल्यू ले लिया, यहाँ पर भी 3 वैल्यू ले लिया, ये है मेरा एक्स एक्सिस, ये है मेरा वाई एक्सिस, ठीक है। अब वैल्यूज कुछ ऐसा ले रहे हैं, यहाँ पर 10 15 20, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ले लेते हैं 5 10 और 15। अब इसको अगर हम लोग प्लॉट करना चाहे तो कैसे होगा, जब x का वैल्यू 10 है तब y का वैल्यू कितना है 5, ठीक है। तो ये ग्राफ पॉइंट में ऐसे हम लोग पॉइंट करेंगे। x का वैल्यू जब 15 है, y का वैल्यू हो गया 10, तो ये ऐसे करके ऐसे यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा।
x का वैल्यू y का वैल्यू 15 हुआ जब x का वैल्यू 20 है, मतलब यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर देखें तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या आया, एक्स वाई का वैल्यू कैसे बन रहा है, देखो जब मैंने यहाँ पर एक एजम्पशन लिया, एक्स का वैल्यू 10 होने से वाई का वैल्यू 5, एक्स का वैल्यू 15 होने से वाई का वैल्यू 10, एक्स का वैल्यू 20 होने से वाई का वैल्यू 15। मतलब जब एक्स मेरा इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, वाई भी मेरा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव। देखो जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में जाता है तब हम लोग इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब पॉजिटिव कोरिलेशन के साथ साथ इसका और एक नाम भी देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि एक परफेक्ट लाइन बना रहा है, ठीक है। अगर परफेक्ट लाइन नहीं बनाता है तो फिर हम लोग उसे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन नहीं बोलेंगे। पॉजिटिव तब बोलेंगे जब दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में चेंज होगा। और ये देखो ये अपवर्ड होता है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा डायग्राम देखते हैं, यहाँ पर स्कैटर्ड डायग्राम दूसरा देखते हैं। ये मेरा एक्स एक्सिस, ये मेरा वाई एक्सिस, 1 2 3, 1 2 3। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, एक्स का वैल्यू मैंने लिखा 5 10 15, वाई का वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पर 25 50। ये भी सेम हो जाएगा फिर, ये मुझे कम करना पड़ेगा, ये लिखेंगे हम 20, ये 15 लिख लेते हैं, 15 10 और ये हो गया 5। अब इसका अगर प्लॉटिंग करेंगे तो कैसे होगा, अगर x का वैल्यू मेरा 5 है तो y का वैल्यू मेरा कितना है, y का वैल्यू मेरा 15 है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये दो नहीं, एक मिनट, ये थोड़ा सा प्लॉटिंग गलत हो जा रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाना है x का वैल्यू कम होने से y का वैल्यू भी कम हो रहा है, ये वाला दिखाएंगे पहले, ठीक है। x का वैल्यू कम होने से तो यहाँ पर लिखते हैं 15 10 5, ऐसे करते हैं 15 10 5। और y का भी सेम कंडीशन है, तो y का भी अगर कम होगा, जैसे हम यहाँ पर कर लेते हैं 25 20 और यहाँ पर हो गया 15, 25 20 और यहाँ पर हो गया 15। तो ये कैसे होगा, ये देखो ऐसे प्लॉट होगा, x का वैल्यू 15 होने से y का वैल्यू हम लोग का कितना हो रहा है 25 हो रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाए। अच्छा x का वैल्यू y का वैल्यू 20 है और x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 10 है, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा x का वैल्यू जब हम लोग का 5 है तो y का वैल्यू हम लोग का 15 है, तो x का वैल्यू 5 5 मतलब ये प्लॉटिंग गलत हो गई, ठीक है। ये जब 15 है तो ये 5 है, तो ये 15 और ये 5 ऐसे होगा। ये 10 है तब ये 20, तो ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये 15 है तो ये 25 ऐसे, मतलब ये ऐसे डाउनवर्ड होगा, ठीक है। ये ऐसे डाउनवर्ड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये डाउनवर्ड हो गया। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा नेगेटिव कोरिलेशन। क्यों, क्योंकि ये देखो नेगेटिव कोरिलेशन है, तो ये मेरा क्या हो रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब हो जाएगा, देखो ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। एक्स का वैल्यू जब मेरा क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, तो वाई का वैल्यू भी मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि दोनों ही कम हो रहा है। एक मिनट, इसमें कुछ गलत तो नहीं हो रहा, एक सेकंड एक बार देख लेते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट परफेक्ट कोरिलेशन, और ये हम लोग का हो गया नेगेटिव, ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन ऐसे होगा डाउनवर्ड। हाँ ठीक है, ये हम लोग का अपवर्ड होगा। नहीं ये ना शायद मैंने गलत डेटा ले लिया, एक मिनट, ये गलत हो जा रहा है। ये हमारा ड्रॉ जो है, ये अपवर्ड की जगह ये डाउनवर्ड होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब ऐसे ड्रॉ करने के लिए डेटा क्या क्या ले, ये डेटा ठीक है क्या, 15 में 5
10 और अगर 15 कर देते हैं, ऐसा होगा। ये 5 है तब ये 15 है, 15 और ये वाला 5। डेटा तो गलत हो जाएगा। परफेक्ट नेगेटिव का मतलब ये डाउनवर्ड होगा। अच्छा, परफेक्ट नेगेटिव का मतलब तो हमारा ये नेगेटिव का मतलब क्या होगा, जब हमारा एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तब तो नेगेटिव होना चाहिए। एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तभी नेगेटिव होना चाहिए। एक मिनट, हम थोड़ा सा सोच लेते हैं कि कौन सा वाला डेटा होगा। देखते हैं, एक सेकेंड। क्या डेटा पुट करे कि मेरा ये डायग्राम सही सही बन जाए। थोड़ा सा सोच लेते हैं। ये मेरा यहाँ पर 5, 10, 15 ऐसे कर लेते, चलो ये लिख लेते हैं 5, 10, 15, ठीक है। और यहाँ पर देंगे 10, 30 और 50 ऐसे देते हैं, अब ठीक होगा आई थिंक। 10, 30 और 50 अब करके देखते हैं, इसमें प्लॉटिंग करके देखते हैं। देखो, एक्स का वैल्यू जब मेरा एक्स का वैल्यू जब मेरा 5 है तब वाई मेरा यहाँ पर, तो ऐसे करके देखते हैं इधर से, ठीक है। ये 50 है तब ये मेरा 15 हो रहा है। अच्छा, 50 मतलब यहाँ आ जाएगा 15 के लिए, तो ये यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा। अच्छा, 30 और ये 10, तो 30 और 10 मतलब यहाँ पर प्लॉट हो जाएगा 30। अच्छा, अब ये 10 और यहाँ पर 5, तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर हो जाना चाहिए, ये 5 है तो ये 10, ये ऐसे प्लॉट हो जाना चाहिए, तो ये ऐसे बनेगा। अब ठीक है, अब ये डेटा हम लोग का ठीक हो रहा है। अब ऐसे हम लोग इसको लगा देते हैं। अब ये वाला यहाँ पर प्लॉट करके दिखाते हैं। यहाँ पर x और y, ठीक है। x का वैल्यू 5, 10 और 15 जब हो रहा है तब y का वैल्यू हो रहा है 50, y का वैल्यू हो रहा है 10, 30 और 50, ठीक है। तो x का वैल्यू बढ़ रहा है और y का वैल्यू भी हम लोग का बढ़ रहा है, लेकिन नेगेटिवली बढ़ रहा है, तो इसलिए इसलिए मतलब अब डाउनवर्ड हो रहा है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि ये हम लोग का डाउनवर्ड बन रहा है, ठीक है। ड्रॉ डाउनवर्ड बढ़ रहा है, तो इसे हम लोग बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन, लेकिन परफेक्ट है, ठीक है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। देखो, और एक डायग्राम बनाते हैं ऐसे, ठीक है। और एक डायग्राम बना लिया। अब ये डायग्राम हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये अपवर्ड बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर कोई परफेक्ट लाइन नहीं बनेगा, ये इस तरह से होगा। हम यहाँ पर बुक से थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये देखो, ये वाला चीज जो है वो बनाना चाहते हैं ये, और यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट, ठीक है। ये अपवर्ड वाला, ये डाउनवर्ड वाला, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, ये हो रहा है अपवर्ड दिख रहा है, ठीक है। अपवर्ड हो रहा है, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, ये पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, ठीक है। पॉजिटिव कोरिलेशन तभी लिखेंगे जब अपवर्ड होगा, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है, इसे हम लोग बोलेंगे लो डिग्री, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे लो डिग्री, क्योंकि इसमें क्या है, परफेक्ट जो है कोई लाइन नहीं बन रहा है, तो इसे हम लोग लो डिग्री बोलेंगे। अब हाई डिग्री भी होगा, वो भी दिखाएंगे, ठीक है। तो लो डिग्री कोरिलेशन, पॉजिटिव कोरिलेशन, पॉजिटिव क्योंकि अपवर्ड है। लो डिग्री का मतलब अभी जैसे हाई डिग्री लिखेंगे तो समझ में आएगा। अब ये देखो, इसमें हम लोग क्या करेंगे, परफेक्ट लाइन नहीं बना के डाउनवर्ड की तरफ ऐसे बनाएंगे। ये देखो, जैसे यहाँ पर किया गया है डाउनवर्ड की तरफ, ये वाला, ठीक है। ये ऐसा ड्रॉ करना चाहते हैं, तुम लोग बुक के हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। मेरा ड्रॉ शायद उतना अच्छा ना हो, तो ये हो गया हम लोग का नेगेटिव कोर रिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। अब ये क्या है, ये भी मेरा लो डिग्री होगा। अच्छा, अब इसी चीज में हाई डिग्री भी आ जाएगा। हाई डिग्री कैसे होगा, हाई डिग्री का मतलब हो जाएगा जब हम लोग ऐसे ही फिर से बनाएंगे। देखो, ऐसे ही हम लोग डॉट डॉट बनाएंगे, लेकिन वो डॉट डॉट जो है वो काफी आसपास है। डॉट डॉट में गैप जो है वो अगर काफी आसपास है, तो ये क्या हो जा रहा है, अपवर्ड है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाई डिग्री। हाई डिग्री का मतलब जब
ये पॉइंट्स काफी आसपास है तब इसे हम लोग हाई डिग्री बोलेंगे। ये देखो नेगेटिव कोरिलेशन यहाँ पर, लो, ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ये देखो ये पॉजिटिव कोरिलेशन परफेक्ट। यहाँ पर शायद हाई लो डिग्री दिया नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं हाई डिग्री और लो डिग्री। हाई डिग्री का मतलब है जब पॉइंट काफी आसपास रहेगा, मतलब स्कैटरनेस उतना ज्यादा नहीं है, यहाँ पर स्कैटरनेस ज्यादा है लेकिन पैटर्न एक ही जैसा है, ठीक है ऊपर के साइड है, अपवर्ड है। अच्छा, और अगर मेरा डाउनवर्ड होता है इस तरह से, डाउनवर्ड, और पॉइंट काफी आसपास जुड़े हुए हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे हाई डिग्री नेगेटिव कोर रिलेशन, ठीक है हाई डिग्री नेगेटिव कोर रिलेशन इसे हम लोग बोलेंगे। तो अपवर्ड डाउनवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, और नो कोर रिलेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? नो कोर रिलेशन ऐसे डिफाइन होता है, जैसे देखो ये अगर हम लोग का ऐसा ऐसा एक सर्कल जैसा बना, कोई समझ में नहीं आ रहा है अपवर्ड है कि डाउनवर्ड है, तो इसे हम लोग बोलेंगे नो कोर रिलेशन। या फिर ऐसा बन रहा है यू शेप में तो भी नो कोर रिलेशन बोला जाता है। जैसे देखो यहाँ पर बना हुआ है, हम ये देख के बता सकते हैं, जैसे ये वाला, ये ये वाला, मतलब अपवर्ड डाउनवर्ड से ही पता चलता है, अपवर्ड हो तो पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड हो तो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो ये हम लोग का नो कोरिलेशन, इसीलिए आर का वैल्यू 0, ठीक है। यहाँ पर देखो ये सर्कल सर्कल जो मैंने यहाँ पर बनाने का कोशिश किया, तो जो जिसमें वैल्यू हमारा कोरिलेशन नहीं पता चल रहा है अपवर्ड की डाउनवर्ड, तो नो कोरिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर भी हो जाएगा नो कोरिलेशन, यहाँ पर भी आर का वैल्यू 0, यहाँ पर भी आर का वैल्यू 0। अब ये आर क्या है? आर, स्मॉल आर को यूज किया जाता है कोरिलेशन को डिनोट करने के लिए, ठीक है। अगर परफेक्ट कोरिलेशन है तब उसका वैल्यू क्या होता है? जब परफेक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो आर का वैल्यू +1 होता है, नेगेटिव कोरिलेशन है तो आर का वैल्यू -1 होता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर दिया है आर का वैल्यू -1 जब डाउनवर्ड हो रहा है क्योंकि नेगेटिव, और +1 जब हम लोग का अपवर्ड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, और जब ऐसा होता है तब क्या हो जाएगा? 0 लेस देन आर लेस देन 1, मतलब आर का वैल्यू 0 और 0 लेस देन आर, मतलब आर का वैल्यू 0 से ज्यादा होगा बट 1 से कम होगा, ठीक है। इसमें अब हम लोग ये वाला पढ़ लेंगे, पहले हम लोग इतना सा समझ लेते हैं कि कब कौन सा होगा। नो कोरिलेशन मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोरिलेशन हमारा परफेक्ट पॉजिटिव या परफेक्ट नेगेटिव होगा तो +1 और -1 हो जाएगा। ये इतना याद रखने से ही होगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग, ये हम लोगों ने कौन सा मेथड पढ़ लिया? ये स्कैटर डायग्राम से हम लोगों ने डायरेक्शन कैसे होगा, ये देखो यहाँ पर डायरेक्शन ही पता चला, अपवर्ड डाउनवर्ड, इसके हिसाब से डायरेक्शन के हिसाब से हम लोगों ने बताया कि कोरिलेशन कैसा है। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, जो कि बेस्ट है और सबसे अच्छा माना गया है। अब हम लोग लिखते हैं ये वाला, कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, the ratio covariance between the two variables to the product of the standard deviation of the two variables। फॉर्मूला लिख के दिखाते हैं, आर ऑफ एक्स वाई, जैसे कि मैंने बोला
कोरिलेशन को स्मॉल r से डिनोट किया जाता है, एक्स वाई इसीलिए क्योंकि दो वेरिएबल्स में रिलेशन ढूंढते हैं, क्योंकि रिलेशन के लिए तो दो हमें चाहिए, दो के बिना रिलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक रेशियो है, रेशियो का मतलब समथिंग, जैसे 2:3, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2/3। तो ये रेशियो है, रेशियो किस चीज का है, कोवेरियंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल्स के अंदर का कोवेरियंस, मतलब कोवेरियंस को कॉव लिखेंगे, कॉव ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस बिटवीन द टू वेरिएबल्स 2 का मतलब डिवाइडेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ टू वेरिएबल्स, तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, तो जैसा बोला गया है उसी हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर करके देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ये मेरा फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले के बारे में 2-4 पॉइंट लिखते हैं, जैसे कि पहला, इट इज अ यूनिट फ्री मेजरमेंट। अब हम लोग को पता है, हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है, जब रेशियो हो जाएगा तो वो यूनिट फ्री ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये क्या है, ये एक यूनिट फ्री मेजरमेंट है। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ आर लाइज फ्रॉम -1 to +1 both inclusive। इसका मतलब -1 से लेके +1 बोथ इंक्लूसिव का मतलब ये हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू आर, लेस देन इक्वल टू +1, मतलब आर का वैल्यू, इसका मतलब क्या है, लेस देन इक्वल टू 1, मतलब 1 या 1 से कम, 1 होना चाहिए, इसीलिए इंक्लूसिव, ठीक है। और इसका मतलब आर, ये आर लेस देन इक्वल टू, मतलब आर ग्रेटर देन इक्वल टू -1, मतलब आर का वैल्यू -1 से लेके उससे ज्यादा में बिलोंग कर सकता है। तो ये +1 और -1 वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा भी है, ये है परफेक्ट नेगेटिव के लिए, परफेक्ट नेगेटिव के लिए, और ये कौन सा वैल्यू है, ये है परफेक्ट पॉजिटिव के लिए, ठीक है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन के लिए +1, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन के लिए -1, तो ये हमें थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा डिफाइन करके समझ लेते हैं। देखो ये फॉर्मूला कैसे बना हुआ है, कर्व ऑफ x, y और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग को पता है कि वेरिएंस का मतलब क्या होता है, वेरिएंस का मतलब होता है एस डी स्क्वायर, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास 2-3 फॉर्मूला था, एक तो ये वाला था एकदम स्टार्टिंग में जो हम लोगों ने किया था एस डी का फॉर्मूला, या फिर आज भी हम लोगों ने यूज किया जो फॉर्मूला वो देख लो, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम थोड़ा सा चेंज करना चाहे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम इसको एस डी स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाएगा, रूट हट जाएगा, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि देखो ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम ऐसे करके लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिवाइडेड बाय n। अब इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, वेरिएबल से चेंज कर सकते हैं, एक x माइनस एक्स बार है तो दूसरा y माइनस वाई बार हो जाएगा डिवाइडेड बाय n, ठीक है। ऐसा फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब इसके फॉर्मेट में भी हम चेंज करके दिखाते हैं, देखो इसमें हम लोग कैसे लिख सकते हैं। अच्छा, उसके लिए पेज ऐड करते हैं। अच्छा, इसमें देखो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला क्या देखा हम लोगों ने, फॉर्मूला और एक फॉर्मूला देखा हुआ है ऐसे, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। अगर हम लोग एच डी स्क्वायर कर लेते हैं तो ये रूट हट जाएगा, समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, समेशन एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन एक्स, ठीक है, समेशन एक्स बाई एन इंटू समेशन एक्स बाई एन, ऐसे कर सकते हैं। अब इसके जगह हम लोग चाहे तो दो वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो x इंटू वाई बाई एन माइनस समेशन x बाई एन इंटू समेशन y बाई एन, ठीक है। तो ये कैलकुलेट हो गया। अब इसको और भी थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स वाई बाई एन माइनस इसका मतलब x बार और इसका मतलब हो जाता है y बार, ठीक है।
तो ये फॉर्मूला जो है हम लोग इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। ये जो हमारा यहाँ पर निकल के आया ना, देखो मेन फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है, मेन फॉर्मूला ये लिखा है। अब इसका और भी रिप्रेजेंटेशन होता है, इसका इक्वल वैल्यू, मतलब ऐसे भी यूज करो, जैसे एसडी का 2 था ना, एसडी का ये कर लो या फिर ये यूज कर लो, वैसे ही इसके बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बदले हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉब एक्स वाई को समेशन एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, ये देखो इसके हिसाब से x माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन, और नीचे हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। इसके अलावा भी कर सकते हैं, इसके अलावा इसके हिसाब से देखो, इसके हिसाब से क्या निकल के आया, समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाई एन माइनस सम एक्स बार वाई बार, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। मतलब ये सब और में हो गया, तो ये डायरेक्टली बता देते तो भी याद तो करना ही पड़ेगा, लेकिन एक बार समझ के याद कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ है। क्योंकि देखो कॉब का मतलब क्या है, कोवेरियंस, ठीक है, कोवेरियंस जो है वो वेरियंस का मतलब क्या होता है, एसडी का स्क्वायर। तो उसी चीज को अप्लाई करके मैंने यहाँ पर पार्ट पार्ट एनालिसिस करके दिखाया कि फॉर्मूला कैसे अपने अंदर इंटरचेंज किया है। ठीक है, तो देखो ये सब प्रूफ तुम लोग को करना नहीं, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी करना नहीं है, तुम लोग का टास्क ये रहेगा कि इसे इसे और इसे याद करना, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो उससे तुम लोग सॉल्व कर सको। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल क्या इम्पैक्ट आता है, मतलब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं चेंज ऑफ ओरिजिन, नो इम्पैक्ट फॉर चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन चेंज में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, ठीक है, और स्केल चेंज में इम्पैक्ट आता है। इन केस ऑफ स्केल चेंज, इन केस ऑफ स्केल चेंज नो इम्पैक्ट ऑफ वैल्यू, वैल्यू चेंज नहीं होगा, बट if change of scale of both variables are of different sign, ठीक है, तो जो स्केल चेंज हो रहा है दो वेरिएबल्स के थ्रू से, दो वेरिएबल्स का, ठीक है, स्केल चेंज का मतलब कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड होना। तो स्केल चेंज अगर हम लोग का कैसा हो रहा है, अगर अलग अलग साइन है, स्केल चेंज में अगर अलग अलग साइन यूज है, वही चीज लिखा है, देन साइन ऑफ आर, आर मतलब स्मॉल आर, ठीक है, साइन ऑफ आर मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट विल आल्सो बी चेंज्ड, विल आल्सो बी चेंज्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है कि ओरिजिन चेंज मतलब प्लस माइनस में तो कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर स्केल चेंज हो रहा है मतलब इनटू और डिवाइडेशन हो रहा है, तो नो इम्पैक्ट ऑफ वैल्यू, वैल्यू पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। बट इफ चेंज ऑफ स्केल ऑफ बोथ वेरिएबल्स आर ऑफ डिफरेंट साइन, अगर अलग अलग साइन का है, देन साइन ऑफ आर विल ऑल्सो बी चेंज, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन में चेंज हो जाएगा। अगर हम लोग का बोथ वेरी डिफरेंट साइन से, बोथ वेरिएबल्स आर ऑफ डिफरेंट साइन, देन साइन ऑफ आर विल आल्सो बी चेंज्ड। देखते हैं, देखो कैसे होगा, एक एग्जांपल से देखते हैं। सपोज आर का वैल्यू है 0.8, ठीक है, अब x है एक वेरिएबल जिसको x है, एक वेरिएबल y है। अब x का चेंज सपोज अगर x1 है और उसमें मैंने असाइन करवाया 2x + 3, ठीक है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई किया x में, तो ये हम लोग का स्केल चेंज हुआ, 3 ऐड किया, ये ओरिजिन चेंज हुआ, और y को y1 लिख देते हैं, y1 हो रहा है मेरा ऐसे 3y और -4, सपोज -3y -4 ऐसा अगर हो रहा है,
तो यहाँ पर देखो स्केल चेंज, क्योंकि देखो प्लस माइनस जो हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्केल चेंज में एक्स में +2 हुआ है, वाई में यहाँ पर क्या हुआ है, पहले हम प्लस से ही करके दिखाते हैं, ठीक है, +3 हुआ है। तो इस केस में आर का वैल्यू क्या रहेगा, इस केस में आर का वैल्यू 0.8 ही रहेगा, क्योंकि देखो अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा इन केस ऑफ स्केल चेंज, पहला बात है कि ओरिजिन में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, मतलब +3 -4 का कोई इंपैक्ट नहीं है। अगर स्केल चेंज हो रहा है, स्केल चेंज तो हुआ है +2 और +3 से, इनके नो इम्पैक्ट ऑफ वैल्यू, वैल्यू में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, किसका, कोरिलेशन कोएफिशिएंट का वैल्यू में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। इफ चेंज ऑफ स्केल ऑफ बोथ वेरिएबल आर ऑफ डिफरेंट साइन, देन साइन ऑफ आर विल आल्सो बी चेंज। तो सिर्फ साइन इम्पैक्टफुल होगा, वैल्यू नहीं होगा, लेकिन साइन तो दोनों का एक ही जैसा है, तो साइन भी इम्पैक्टफुल नहीं होगा, आर का जो वैल्यू था वही रहेगा। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पर x1 को ऐसे लिखते हैं, x1 को लिखते हैं 2x + 3, ठीक है, x1 को लिखते हैं 2x + 3 और y1 को लिखते हैं -3y -4। तो स्केल चेंज क्या हो गया, इसके केस में स्केल चेंज हो गया +2, ठीक है, इसमें स्केल चेंज हो गया -3, +2 और -3। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोल रहे कि वैल्यू वही रहेगा, वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, डिफरेंट साइन होगा तो आर का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो आर का साइन पहले क्या था, प्लस था, तो अभी कितना हो जाएगा, -0.8 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग ऐसे चेंज करते x1 का वैल्यू -2x + 3 और y1 का वैल्यू -3y -4, तो ये है -2, स्केल चेंज यहाँ पर है -3, तो -2 -3 है, इसका मतलब दोनों का जो है साइन एक जैसा है, डिफरेंट नहीं है, जैसे कि प्लस प्लस वैसे माइनस माइनस, तो इसका मतलब आर का वैल्यू 0.8 ही रहेगा, जो ओरिजिनल वैल्यू है वही रहेगा। लेकिन अगर मेरा यहाँ पर जैसे प्लस माइनस हुआ था, ऑपोजिटली ये माइनस और ये प्लस हो जाता है, तो भी मेरा क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू माइनस में दिखेगा। जैसे हम एक बार फिर यहाँ करके दिखा देते हैं, अगर हम लोगों ने x1 में लिखा -2x + 3 और y1 का हुआ 3y -4, तो स्केल चेंज -2 और +3, तो इसमें भी आर का वैल्यू -0.8 होगा। ऐसा हमें मतलब प्रॉपर्टीज जो है ऐसा हमें बता रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आर चेंज होगा सिर्फ साइन के हिसाब से, वैल्यू के हिसाब से चेंज होगा नहीं, ठीक है, वैल्यू के हिसाब से चेंज नहीं होगा, सिर्फ साइन के हिसाब से ही चेंज होता है। अच्छा, ये एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ तक हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, ये देखो मैथ के हिसाब से। यूनिट फ्री मेजरमेंट ये भी मैंने बता दिया। अच्छा, ये देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि n का वैल्यू 10 है, समेशन ऑफ x y 220, समेशन ऑफ x स्क्वायर इतना है, समेशन ऑफ y स्क्वायर इतना है, समेशन x समेशन y इतना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन x y कैलकुलेट करने बोला है, तो r ऑफ x y कैलकुलेट करने बोला है। r ऑफ x y क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ x, y डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x इनटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y होता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कॉफ का मतलब क्या होता है, कॉफ का हमारा अलग अलग आंसर हो सकता है। अच्छा, एक एन रिलेटेड भी मतलब क्या बोले इसका, एन रिलेटेड भी हमारा जो है एक फॉर्मूला होता है, लेकिन इतना कितना फॉर्मूला याद रखोगे, ये दो जो बोला है उसी से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉब एक्स वाई हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोवेरियंस। तो कॉब एक्स वाई में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाए, देखो हम लोगों ने दो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर देखा, एक तो हम लोग का ये यहाँ पर चेक करते हैं, देखो ये एक सिग्मा एक्स वाई बाई एन हमारे पास वैल्यू है क्या, है माइनस सिग्मा एक्स बाई एन इंटू सिग्मा वाई बाई एन, ये मेरा हो गया कॉब का आंसर, ठीक है। ये कॉब का फॉर्मूला हो गया, ये वाला नीचे करना है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। अब सिग्मा एक्स वाई दिया हुआ है 220 डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू 10 दिया हुआ है, सिग्मा एक्स दिया हुआ है 40, सिग्मा वाई दिया हुआ है 50, और ये डिवाइडेड बाई 10 और डिवाइडेड बाई 10, हम लोग को स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और वाई कैलकुलेट करना है। ये भी निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स का मतलब समेशन एक्स स्क्वायर मतलब 200 डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, तो ये भी आसानी से निकल जाएगा। ये हो गया मेरा 20 और यहाँ पर 16, तो ये √4 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो गया स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स। अब स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई निकाल लो, y का मतलब समेशन ऑफ y स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ y डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा कैलकुलेटर से, 262 डिवाइडेड बाय 10 26.2,
माइनस ये हो गया 25, इस पे रूट, तो ये आ रहा है 1.09, ऐसे आ रहा है, ठीक है, 1.09, इसमें इंटू कर देते 1.09। अब चेक करते कितना आंसर होगा। तो ये देखो, ये तो वैल्यू आ रहा है 22, 0 0 कैंसिल, माइनस यहाँ पर 0 0 0 कैंसिल, ये 20 हो गया, डिवाइडेड बाई, इंटू 2 कर लेते हैं, इंटू 2 करने से कितना आ रहा है, इंटू 2 करने से आ रहा है 2.19, ठीक है, 2.19, तो 2 भी मान सकते हैं हम लोग, 2, तो ये 2/2 मतलब 1 हो गया, ठीक है, 2/2 का मतलब मेरा 1 आ रहा है। अब चेक करते हैं कि इनका आंसर कितना है, मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया है, 2.19 भी ले सकते हैं, 0.91 ऑल्टरनेटली ऐसे कैलकुलेट करके, इसमें भी 0.91 आया। तो ये देखो, मैंने 2 से डिवाइड किया है, तो अगर हम 2 डिवाइडेड बाई 2.19 कर देते हैं तो मेरा भी 0 पॉइंट ऐसे आ जाएगा, ये देखो 0.91, ये मेरा भी यहाँ पर आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेशन पूरा लेके अगर करोगे तो 0.91 आंसर आ जाएगा। तो सिंपल है, जैसे अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा ना, उससे हम लोग अप्लाई करके कर सकते हैं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सिंपल उस पर अप्लाई करोगे, हो जाएगा। अच्छा, ये वाला देखो, ये कैसे बोला है, फाइंड प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। इसके बाद हमें बोला है प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए। प्रोडक्ट मूवमेंट का मतलब कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन का मतलब हम लोग को वही सारा फॉर्मूला चाहिए जो अभी अभी हम लोगों ने यूज किया, ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करने के लिए यूज किया। तो ये देखो, एक्स का वैल्यू 2 3, ये देखो एक्स का वैल्यू है 2 3 5 5 6 8 और यहाँ पर है 9 8 8 6 5 3, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ अलग तरीके से किया है, हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये देखो ऐसे हो जाएगा, ये वाला हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं। एक्स वाई, हम लोग को एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वेयर चाहिए, वाई स्क्वेयर चाहिए। तो 2 3 5 5 6 8, इसका टोटल हमें दिया हुआ है, तो इससे लिख लेते हैं 29। यहाँ से एक बार देख के लिख लिया मैंने, तुम लोग एग्जाम में टोटल कर लेना, 9 8 8 6 5 3। इसका टोटल देखते, समेशन वाई, इसका टोटल है 39, ठीक है। एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर यहाँ पर बना हुआ है, देख लो, 4 9 25 25 36, 4, ये देखो 2 का स्क्वायर 9 25 25 36 64, टोटल एक बार देख लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, टोटल है 163। और y का है 81 64 64 36 25 9, और इसका टोटल हो जाएगा 279 279, और एक्स वाई का मल्टीप्लाई 18 24 40 30 30 24, ठीक है। अब एक्स वाई का टोटल कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 4 8 16 1 2 4 8 8, और ये हो गया 9 10 10 और 6 16, ठीक है। अब हम लोग अगर इसका सोल्यूशन करना चाहे तो आर एक्स वाई निकालना है। आर एक्स वाई का मतलब हम लोग को निकालना है कॉब ऑफ एक्स कॉमा वाई डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अच्छा, अब पहले निकाल लेते हैं एस डी ऑफ एक्स। एस डी ऑफ एक्स का मतलब समेशन एक्स स्क्वायर, मतलब 163 माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन। तो एन कितना सारा है, 1 2 3 4 5 6, तो 29/6 का होल स्क्वायर, और ये 6 हो जाएगा। अब अगर इसको कैलकुलेट करना चाहे तो ये कितना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स 163 डिवाइडेड बाई 6, 27.166, मतलब 27 ही ले लेते हैं, माइनस 29 डिवाइडेड बाई 6 इंटू इक्वल टू 23, तो ये हो गया 4, तो 2 हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई निकाल लेते हैं, वाई स्क्वायर 279 और वाई का मतलब 39, 46.5।
6.5 6.5 42.25 माइनस 46.5, तो ये जितना भी वैल्यू आया प्लस माइनस हटा देते रूट, इस पे आ रहा है आंसर हम लोग का 2.06 2.06 ये हो गया। अब cos एक्स वाई निकाल लेते हैं। cos एक्स वाई, तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्स वाई समेशन ऑफ एक्स वाई, मतलब ये वाला 166 डिवाइडेड बाई एन, एन का मतलब यहाँ पर हो रहा है हम लोग का 6 माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई वाई और समेशन ऑफ वाई वाई बाई एन, ठीक है, मतलब ये वाला 29/6 39/6 29/6 39/6, ठीक है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2.06 इंटू 2 मतलब 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है 4.12, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अप्रोक्सीमेशन में आंसर मिल ही जाएगा 4.12, तो 166 डिवाइडेड बाई 6, तो ये 7.66 27 पॉइंट, अच्छा सॉरी 27.66 माइनस 29 इंटू 39 डिवाइडेड बाई 36, तो ये हो गया 31.41 डिवाइडेड बाई 4.12, ठीक है, ये नेगेटिव में आ सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा ना परफेक्ट और परफेक्ट पॉजिटिव परफेक्ट नेगेटिव जितना भी आए डिवाइडेड बाई 4.12, तो ये आंसर आ रहा है 0.911, ठीक है 0.911, ठीक है, देखते हैं एक बार चेक करके 0.911 आंसर है कि नहीं। ये रहा 0.93 है, वो एक्चुअली अप्रोक्सीमेशन के वजह से है थोड़ा बहुत, अगर अप्रोक्सीमेशन देखोगे तो उसमें पता चल जाएगा 0.93, जैसे मैंने यहाँ पर 1.9 ये मैंने अप्रोक्स कर दिया ना, तो ये 1.9 की जगह मैंने यहाँ 2 ले लिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो है, वाई का 2.06 है, ये शायद मैंने 0.6 लिया है, तो ये अप्रोक्सीमेशन थोड़ा मैंने 2 कर लिया, इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। वैसे तुम लोग को नियर अबाउट आंसर ऑप्शन में मिलेगा तो उससे आंसर कर पाओगे। अच्छा, ये आ जा रहा है हम लोग का, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये अभी नहीं चाहिए हम लोग का, ये रैंक कोरिलेशन है, रिपीटेड वाला है, ठीक है, ये रिपीटेड मतलब ये स्पेयरमैन का हो जाएगा, ये एक्चुअली हम लोग का क्या है, द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू टेस्ट स्कोर बाय, अच्छा ये रिपीटेशन का है, ठीक है, तो रिपीटेशन अभी बताएंगे तो हमारा उतना टाइम तो नहीं बच रहा है, ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ तक ही करते हैं, ठीक है, यहाँ तक जितना हुआ है उतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो कोरिलेशन जितना हुआ है उतना देखो, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो बाकी है वो स्टार्ट करेंगे, आज इतना ही करते हैं।